हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग आ गए आप सभी के सामने एक नए टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 13 का पहला टेस्ट सीरीज है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के सारे टेस्ट सीरीज डाल रखे हैं। अगर आप लोगों ने उसे अटेंड नहीं किया है तो यहाँ पे दिए गए आई बटन पे क्लिक करेंगे और वो सारे टेस्ट सीरीज के जो वीडियो है उनका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और वहाँ से सभी टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेरे इस वीडियो शेयर कीजिए, इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये पहुंचे और उनका भी एग्जाम अच्छे से क्रैक हो सके। आपका भला तो जग का भी भला, इसीलिए सबकी भलाई सोचिए, उनको भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये टेस्ट सीरीज, जो कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म हमारे सामने आ रहा है। तो देखते हैं क्या कहता है ये ऑब्जेक्टिव। कहता है प्लांट्स विच आर नॉट फाउंड इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, है ना, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि जलीय एरिया में, जो वाटर एरिया में होता है वो प्लांट नहीं पाए जाते हैं। तो कौन सा प्लांट जो उस एरिया में नहीं पाया जाता? तो हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है हाइड्रिला, ट्रापा, निलुम्बो या असिका। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रिला है, ट्रापा है, निलुम्बो है, बबूल है। तो बताइए इस चारों में से क्या सही आंसर हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन है 4 पहले क्वेश्चन के, बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो क्या हो जाएगा सही आंसर। बेटा जल्दी जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। यस, क्या? यस 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 यस, क्या हो जाएगा सही आंसर? जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, अकासिया। ठीक है, अकासिया, बबुल। जी हाँ, डी में टिक आउट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता है। कहता विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट एडेप्टेशन, मरुदभिदी अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है? मॉस है या जिनिया है या रोज है, गुलाब है या नागफनी हवा है ना, हॉर्थहॉर्न है। बताओ इसमें से क्या सही आंसर हो जाएगा? मरुदभिद मतलब कि मरे हुए मिट्टी पर बलवाही एरिया में उगने वाला जो प्लांट है वो कौन सा होगा? एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट एडेप्टेशन। बताओ जल्दी बताओ फटाफट, आपको से मालूम चली गया होगा कौन सा होगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, यस सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, हॉर्थहॉर्न। जी हाँ, नागफनी, इसमें टिक आउट कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। What is the relationship between insect pollinated flowers and the pollinator? कोऑपरेशन, सहकारिता, है ना, कॉमेंसलिज्म, सहभोजिता, कोऑपरेशन, सहकारिता, को डेवलपमेंट, सहविकास। इसमें से सही ऑप्शन क्या आ जाएगा सही आंसर? आपके पास 4 ऑप्शन है क्वेश्चन के, जल्दी बताओ। यस यस यस, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर एंड पॉलिनेटर। वैसे इंसेक्ट जो कि फूलों के में पॉलिनेशन का काम करता है, परागन का काम करता है, और साथ में पॉलिनेटर, जो पॉलिनेटर है, उनके बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप आता है? जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यस यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट कर लो, कोऑपरेशन। जी हाँ, सहकारिता का यहाँ संबंध आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर, निम्न में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं किसके लिए? ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी, डिकम्पोजर्स, अपघटक, है ना, सैप्रोफाइट्स, मृतोपजीवी, या हेटरोट्रॉप्स, विषमपोषी। इनमें से आपके सामने 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 के। बताइए किसके लिए प्रयोग होता है अकार्बनिक पदार्थों का, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज किसके लिए होता है इन चारों में से? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में लिखो, फटाक से लिखो, जल्दी बताओ। यस यस यस, जी हाँ, क्या होगा बेटा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट कर लो, ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी। जी हाँ, स्वपोषी होगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए अब आता है क्वेश्चन 5 की तरफ। कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव लीचिंग सॉइल रिच इन Fe एंड Al इज कॉल्ड। ठीक है, अत्यधिक निक्षालन के फलस्वरूप Fe तथा Al धनी मृदा कहलाता है। किसका? लेटेराइट का या डिकम्पोजर्स मतलब घटक का, या सेप्रोफाइटिक मतलब मृतोपजीवी का, या हेटरोट्रॉपिक्स विषमपोषी का। किसका सबसे अधिक एक्सेसिव लीचिंग किस में पाया, मतलब कहाँ पे पाया जाता है या क्या कहलाता है उस एरिया में जो पाया जाता है? जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन 5 के आपके पास 4 ऑप्शन है, क्या सही आंसर हो जाएगा? जल्दी जल्दी, यस 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 यस, डू फास्ट, जल्दी बताओ क्या होगा। है के लोग ना बने छो, ना के बनत हो?
कोशिश करबू कि ना? कोशिश कीजिए, बन जाएगा। क्वेश्चन 5 का बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट कर लो, लेटेराइट। जी हाँ, लेटेराइट में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है या धनी के कहलाता है उसके मुकाबले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ रहा है। कहता है जियोमेट्रिक है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इज द स्पेशलिस्ट ऑफ, मतलब कि आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है? बायोटिक कम्युनिटी का, जैविक समुदाय का, पॉपुलेशन का, समष्टि का, है ना, लैंडस्केप का, भूदृश्य का, या इकोसिस्टम का, पारितंत्र का, किसका है ये बताओ? जेनेटिक है ना, क्या जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन एज स्ट्रक्चर ये किसका स्पेशल है? जल्दी बताओ फटाफट। आपके पास 6 नंबर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, जल्दी लिखो बेटा, टाइम नहीं है, बहुत कम है। यस, टिक 1, टिक 2, अच्छा टिक 2, टिक 3, अच्छा टिक 3, टिक 4, टिक 5 नहीं मिला। ऑप्शन बी में टिक आउट कर लो, पॉपुलेशन का, समष्टि का। जी हाँ, ये स्ट्रक्चर उसी के लिए बनाया गया था। चलिए ऑप्शन बी में समष्टि, पॉपुलेशन। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ता है। कहता व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इन एन एरिया? जी हाँ, किसी क्षेत्र में हाथियों के समष्टि की अधिक सघनता का नतीजा क्या होगा? किसी एरिया में बहुत ज़्यादा हाथी आ जाएगा, और सपोज कीजिए आपके शहर में बहुत सारा हाथी आ गया, हाँ, तो क्या होगा? जिस हाथी को देखने के लिए तरसते हैं, क्या हो जाएगा? बहुत सारा हाथी आ जाएगा। बताइए, कोऑपरेशन होगा, सहकारिता होगा आप दोनों के बीच में, है ना, या क्या कहता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा होगा, आप दोनों के बीच कंपटीशन चलेगा, कौन किसको रहना है किसको नहीं रहना, या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, दोनों जगह सेम ही ऑप्शन दे दिया क्या? अंतरजातीय, अच्छा वो इंट्रा है, ये इंटर है, ठीक है, वहाँ इंट्रा है, अंतरजातीय, यहाँ पे इंटर होगा, INTER, इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, INTER होगा, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है क्या? प्रीडेशन ऑफ एन ईच अदर ऑन ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे का परभक्षण, क्या होगा बताओ? इसमें से दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे दूसरी जगह पे, या एक दूसरे के प्रति मतलब कि अंतर प्रजाति है, एक दूसरे प्रजाति में रहने की कोशिश करेंगे, वो रहेगा हम रहेंगे, ठीक है, या एक दूसरे प्रजाति को आप लोग हटाने की कोशिश करेंगे, या वही सिख सापे खत्म कर दे, या हम ही लोग सापे हट जाए, ठीक है, या एक दूसरे को मार मार के खाएंगे। बताइए क्या करेंगे? 4 ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 के, जल्दी जल्दी बताओ बेटा क्या होगा सही आंसर? जी हाँ, क्या होगा सही आंसर? बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। आप कोशिश करेंगे इसमें से कुछ प्रजाति घट जाए, हट जाए, नहीं रहे यहाँ पे, सभी विलुप्त ना हो जाए लेकिन कुछ वहाँ पे खत्म हो जाए, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर बी में टिक आउट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। कहता द वोकलाइजेशन ऑफ अ स्पीसीज इज मेड बाय, किसी जाति का कार्य क्षेत्र वाला आवाज इसका बनाता है, क्या बनाता है? किसी एरिया में कोई स्पीसीज रहता है, उसका जो आवाज वगैरह निकालता बनता, तो वो क्या है ना? स्थलाकृति है, टोपोग्राफी है, या क्या कहता है ट्रॉपिक लेवल है, पोषण स्तर है, या क्या कहता है बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब सीमा रेखा है, या क्या कहता है एनवायरमेंटल नीच है, मतलब कि पर्यावरण निके है। बताओ क्या है ये? किसी एरिया में बहुत सारे जानवर रहते हैं उस झुंड के, और वो अपना वॉइस निकालते हैं, तो वो किस चीज़ को दर्शाता है, किस चीज़ को बनाता है? क्वेश्चन नंबर 8 के 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताओ क्या आ जाएगा इसका आंसर? यस, क्या होगा सही आंसर? बेटा इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी में टिक आउट कर लो, एनवायरमेंटल निके है ना, पर्यावरण निके के लिए वो आवाज़ निकालते हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं कि वो आवाज़ निकल के बाउंड्री बन जाएगा, न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है मैक्सिमम ग्रोथ रेट इज फाउंड इन, अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है? लैग फेज में, लैग अवस्था में, एक्सपोटेंशियल फेज में, एक्सपोटेंशियल अवस्था में, ठीक है, और स्टेशनरी फेज में, स्थिर अवस्था में, या सेंसेंट में, सेंसेंट अवस्था। सेंसेंट अवस्था को हम लोग कहते हैं वृद्धावस्था, जो लास्ट स्टेज होता है ना किसी भी जीवों का मरने का स्टेज होता है, उसे हम लोग सेंसेंट फेज कहते हैं, ठीक है। बताओ ये कौन सा स्टेज में होता है? एक्सपोटेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज, सेंसेंट फेज, लैग फेज, किस में होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का 4 ऑप्शन है, पता बेटा क्या आंसर हो जाएगा?
यस 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 यस। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में टिक आउट कर लो, एक्सपोनेंशियल फेज। हाँ बेटा, एक्सपोनेंशियल फेज सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी में क्या कहता है, ग्रोथ फेज होता है सबसे ज्यादा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट्स द डिurnal टेम्परेचर ऑफ द सॉइल सरफेस वेरीज ग्रेटली। निम्न में से किस आवास में मृदा सतह का दैनिक तापमान अत्यधिक बदलता है? जी हाँ, बुशलैंड मतलब झाड़ी स्थल में, फॉरेस्ट वन में, डेजर्ट रेगिस्तान में, ग्रासलैंड ग्रास स्थल में, किस में होता है सबसे ज्यादा? आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 के 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। जी हाँ जल्दी बताओ क्या होगा। यस यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेजर्ट। जी हाँ, रेगिस्तान में। जी बेटा, रेगिस्तान में हो जाएगा। चलिए, बदलते रहता है, ठंडा दिन में हो जाता है गर्म, रात में हो जाता है ठंडा, ये बदलते रहता है तापमान इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग इस टेस्ट के सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे कि हमारे सामने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं हर एक टेस्ट सीरीज में 5 सब्जेक्टिव देता हूं, शॉर्ट जो कि 2-2 मार्क्स के होते हैं, तो कुल मिला के 10 मार्क्स के। और आपको मैं ये भी बता दूं ये कि एग्जाम के लिए बहुत ही वैल्यू बेस्ड होते हैं, इसीलिए सारे क्वेश्चंस के आंसर को आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। और मैं आपको बता दूं सारे क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे वो PDF के फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग पहले टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेंगे और वहां पे एक चैनल है जिसका नाम जेनेटिक बायो क्लासेस है, उसको सर्च कर लेंगे और वहां पे आपको ये सारे टेस्ट सीरीज का आंसर PDF के फॉर्म मिल जाएगा। आप लोग वहां से उसे नोट कर लेंगे और उसे याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या रहा। कहता राइट ब्रीफ नोट ऑन एडेप्टेशन, अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एडेप्टेशन क्या होता है? कोई भी जीव कहीं ढलता है किसी कारण से, चाहे वो एनवायरमेंटल कारण हो, खाना कारण हो, कुछ भी कारण हो, तो उसकी वजह से वो लोग हम एडेप्टेशन कहते हैं। तो उनके बारे में पूछा जा रहा है, वो आंसर मिल जाएगा। कहता गिव एन अकाउंट ऑफ इफेक्ट, है ना, गिव एन अकाउंट ऑफ इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पर जलवायु कारकों के प्रभाव का विवरण दीजिए। जनसंख्या पर जलवायु कारक का क्या प्रभाव पड़ता है, किसी भी जगह का पॉपुलेशन पे जो है क्लाइमेट का क्या असर पड़ता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन कहता है ना, गिव एन अकाउंट ऑफ, है ना, ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड, ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड, पक्षियों में ब्रूड परजीविता का विवरण दीजिए। पक्षी के ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में पूछ रहा है, उनके बारे में भी आपको मिल जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है लिस्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के प्रमुख विशेषताओं की सूची बनाइए। है ना, जनसंख्या किस प्रकार से डेवलप होती है या कहाँ डेवलप होती है, रीजन क्या होता है डेवलप करने के, किसी एरिया की जनसंख्या बढ़ जाता है, पॉपुलेशन बढ़ जाता है, तो उसका क्या कारण था, उसके बारे में आपको लिस्ट पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे तो बढ़ते हैं, कहता है गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोटो कोऑपरेशन, मतलब कि आद्य सहयोग का विवरण दीजिए। प्रोटो कोऑपरेशन के बारे में आपसे डिटेल में पूछ रहा है, इसका भी आंसर को PDF फॉर्म मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं इस टेस्ट सीरीज के थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि हमारे सामने आ रहा है किस फॉर्म में, लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में। आपको मैं बता दूं कि मैं हर एक टेस्ट सीरीज में एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देता हूं जो कि 5 मार्क्स का होता है, और ये बड़ा ही मजेदार होता है, एग्जाम के लिए वैल्यू बेस्ड भी होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है डिफाइन द फॉलोइंग, निम्नलिखित को परिभाषित करें। आपके पास 1 2 3 4 5 वर्ड दिए गए हैं जिनको डिफाइन करने कह रहा है ना। पैरासिटिज्म को, परजीविता को, कमेंसलिज्म को, है ना, साम्यवाद को या मुटेलिज्म को, पारस्परिकता को, और कैमोफ्लेज को, छलावरण को, और एक है अमेंसलिज्म को, मतलब कि असमंजसवाद को। ये 5 वर्ड है जिसको आपको डिफाइन करना है। इनका एक लाइन का अच्छे से डिस्क्रिप्शन करके दिया हुआ आपको आंसर PDF फॉर्म मिल जाएगा, वहां से आप लोग उसे नोट कर लेंगे और 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के टेस्ट सीरीज में लोग यही रुकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।